जन्मभूमि टीवी के इस नए एपिसोड में मेरे सभी दर्शकों को अनुराग वर्मा का राम राम। आज हम बात कर रहे हैं फिर से अमेठी और रायबरेली यानी गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट के बारे में। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी ने फाइनली अमेठी को नमस्ते बोल दिया है और उन्होंने अपना नया ठिकाना रायबरेली बना लिया है। अब ये नया ठिकाना मैं बोल तो रहा हूँ, अब वो पता नहीं उन्होंने परमानेंट बनाया है या सिर्फ 4 जून तक का वो ठिकाना है। इसी पे आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। मेरे ख्याल से मेरी अपनी याददाश्त में इस बार रायबरेली और अमेठी सीट में कांग्रेस को जो कैंडिडेट डिसाइड करने में जितना टाइम लगा है, मेरे ख्याल से इन दोनों सीटों की हिस्ट्री में इतना टाइम शायद कभी भी नहीं लगा होगा। उसके कारण कहीं भी हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा तो कारण यह है कि नेहरू गांधी फैमिली से कोई आगे आने को चुनावी राजनीति में कोई नहीं आना चाहता। उसको हम सीधी सी बात करें तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम पार्टी के एक अधिकारी बन जाएंगे, पार्टी में कोई बड़ा पद ले लेंगे, सरकारी घर, सरकारी सुख सुविधाएं तो ले लेंगे, लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी जिसमें आप अगर जीतते हैं तो वाह वाह, अगर आप हारते हैं तो आपको बहुत रुसवाइयों का सामना करना पड़ता है, बदनामियों का सामना करना पड़ता है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये परिवार आम तौर पे इससे, जो अभी की एग्जिस्टिंग जनरेशन है राहुल प्रियंका की, वो इस चीज़ से थोड़ा सा कतराती है। तो राहुल गांधी जी ने जो पिछली बार वो अमेठी से हारे थे, उसके चलते इस बार उन्होंने अमेठी को नमस्ते कर लिया। हालांकि कयास बहुत लगाया गया कि प्रियंका जी हो सकता है अमेठी से लड़ें स्मृति ईरानी जी के सामने, राहुल जी रायबरेली से लड़ें, या इसका उल्टा हो या कुछ नया हो, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। जो सबसे आसान कांग्रेस को लगा वो किया कि राहुल गांधी जी को जो सुरक्षित सीट इनकी नज़र में है उत्तर प्रदेश में इकलौती रायबरेली, वहाँ से वायनाड के बाद दूसरी सीट इन्होंने ये चुनी है। अब दूसरी सीट इन्होंने रायबरेली क्यों चुनी, यहां एक बहुत बड़ा एक मतभेद है या एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। इसको हम अगले हिस्से में, एपिसोड के अगले हिस्से में बताएं। सबसे पहले इस मूव के बाद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जयराम रमेश जी ने राहुल गांधी जी को शतरंज का खिलाड़ी बताया और बहुत ही शातिर व्यक्ति के तौर पे उनको बताया। अब जयराम रमेश जी से ये कोई पूछे जाके कि आपको जिस दिन 3 तारीख को नामांकन भरा जाना था, उसी दिन सुबह आपको फाइनल करना पड़ा। ये लोग भागे दौड़े किसी तरह से जाके वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। जो सीट इन्होंने मात्र 50,000 वोट से हारी थी, उसको रिक्लेम करने की जगह एक नई सीट जो सोनिया गांधी जी ने खाली करी थी, वहाँ पे लड़ने गए। प्रियंका जी, जो जिनके उम्मीदें लगाई जा रही थी वो लड़ेंगी, लेकिन वो नहीं लड़ी। उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, और उसमें कहा गया कि उनका बहुत बड़ा कोई रोल है चुनाव में। अब वो उन्हें पता होगा कि क्या रोल है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से वो चुनावी राजनीति में नहीं आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, जो प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं, और अमेठी को उन्होंने चुना। उन्होंने हर तरह की तिकड़मबाजियाँ लगाई कि परिवार में भी जो डिस्कशंस हुए, उसके अलावा वहाँ पे लोकल नेताओं ने खूब मांग करी कि रॉबर्ट वाड्रा जैसा नेता उन्हें चाहिए, लेकिन किसी तरह से उसको किनारे कर दिया गया। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए वायनाड और रायबरेली, ये 2 सीटें हैं जिस पे कांग्रेस के शहजादे, जो पीएम मोदी उनको कहते हैं, या एक तरह से पार्टी के मालिक, जो इन 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इसमें अगर हम वायनाड की बात करें तो वहाँ की इक्वेशन ऐसी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सपोर्ट की वजह से वहाँ पे उनके लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए कि वो जीत जाते हैं। उसके बाद जो आपकी बचती है जो रायबरेली, अब रायबरेली अगर वो जीत जाते हैं, जैसा कि शतरंज के खिलाड़ी जैसा उनको बताया गया है, और वो पता नहीं कौन सा शातिर खेल खेल रहे हैं कि जिसकी वजह से वो रायबरेली जीत जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या वो रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड?
अगर हम इस विषय को एनालाइज करें तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें निकल के आती हैं जो राहुल गांधी जी के खुद के पॉलिटिकल कैरियर के लिए शायद बहुत अच्छी नहीं होंगी। वायनाड वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वायनाड एक मुस्लिम बहुल इलाका है और वो इनके लिए बड़ी कंफर्टेबल सीट है। और जो इनका अलायंस है वहाँ पे, जो अलायंस पार्टनर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एक चीज़ खूबसूरत चीज़ वहाँ इसमें और भी है कि उस पार्टी का झंडा जो है वो पाकिस्तान के झंडे से बहुत कुछ मिलता जुलता है। एनीवे, वो एक अलग अलग का मुद्दा है, ये मैंने एक रेफरेंस के लिए बता दिया सिर्फ। अब अगर वो वायनाड सीट छोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म उनका गेम गड़बड़ हो जाएगा कि उनके पास शायद कोई सीट ना रह जाए। अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं तो रायबरेली सीट छोड़ने के सूरत में फिर से वही संकट सामने है कि वहां से कौन लड़ेगा। ये बात ऐसा नहीं है कि हम ही और आप ये बात डिस्कस कर रहे हैं, ये बात रायबरेली के लोग भी कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जी अगर दोनों जगह से जीत गए तो कहां को छोड़ेंगे। ऑब्वियसली वो रायबरेली छोड़ेंगे क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य जो है कि उनको एक सेफ सीट जो है वो वायनाड ही दिखती है। अब अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं तो फिर से वही असमंजस की स्थिति वहाँ कि वो जगह बाईपोल्स में जाएगी, नेहरू गांधी फैमिली का कोई लड़ेगा नहीं लड़ेगा। और बाईपोल्स में हो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो माहौल नहीं होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सीट हार जाएं। तो इस वजह से रायबरेली की जनता भी कुछ थोड़ा असमंजस की स्थिति में है। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि रायबरेली की सीट कहीं वो हार ना जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, कहीं रायबरेली की सीट वो हार ना जाए। क्यों? रायबरेली सीट जो सोनिया गांधी जी को एक तरह से पारिवारिक विरासत के तौर पे मिली, वहाँ पे उनके मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ, उनके पति, सारे लोग वहाँ से जो है उनका बहुत ज़बरदस्त दबदबा रहा। तो एक सिंपैथी भी कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा व्यक्तिगत लगाव भी, क्योंकि उन्होंने यहाँ के इंडिया के सिस्टम को थोड़ा सा परिवार वाले सिस्टम को अच्छे से अडॉप्ट किया और उन्होंने वो चलाया। लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी राहुल और प्रियंका की नहीं मिलने पाई। अब अगर मान लीजिए वो वहाँ से हारते हैं तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में स्कोर होगा 0। 0 का मतलब जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री जाता है उस प्रदेश में कांग्रेस का नंबर होगा 0। इससे एक और मतलब भी निकलता है कि या तो राहुल गांधी, जैसा जयराम रमेश जी ने कहा, शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, या तो वो सही हैं, तब तो ठीक है कि प्रधानमंत्री का रास्ता साउथ से आएगा। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो प्रधानमंत्री का जो रास्ता है, जो प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आता है, इसका मतलब वो संभावना कांग्रेस के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि रायबरेली से जीतना आसान नहीं है, तो उसके पीछे एक बहुत डीप एनालिसिस है, डेटा है। 2014 वो चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए और जम के दमखम के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा। उस समय बीजेपी ने वहाँ पे कैंडिडेट जो खड़ा किया, एक दिल्ली के बड़े वकील अजय अग्रवाल जी को वहाँ भेजा गया। वो सोनिया गांधी जी के सामने खड़े हुए। उनका जो वोट प्रतिशत था बीजेपी का, वो 17% बढ़ गया और सोनिया गांधी जी का वोट प्रतिशत 8.5% कम हो गया। खैर 2014 गया, 2019 आई, शायद जो है कुछ रिकवर होने की उम्मीद थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अभी के कैंडिडेट हैं दिनेश सिंह जी, वही लड़े थे। 19 में यह हुआ कि फिर बीजेपी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ गया और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8% घट गया। यानी वो जो जीत का मार्जिन था वो धीरे 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 कम होते होते अब मात्र 1.5 लाख पे आ चुका है। लोकसभा सीट में 1.5 लाख का वोटों का मार्जिन कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है, ये कि जीत हार बहुत सेफ सीट किसे कहा जाए। और दूसरा, सेफ सीट ना होने का एक कारण और भी सबसे बड़ा है। रायबरेली के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। रायबरेली सदर, हरचंदपुर, सरीनी, ऊंचाहार और बछरावा।
इनमें से सिर्फ और सिर्फ रायबरेली सदर पहले कांग्रेस के पास थी, अब बीजेपी के पास है, जहां से अखिलेश सिंह जो वहां के बड़े कद्दावर नेता रहे, उनकी बेटी अदिति वहां से विधायक हैं, और बाकी की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब एक वो अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वोट इनको मिल जाएगा क्योंकि अलायंस में है। अब यहां पे एक बहुत कैच है। इसका सबसे पहला मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई विधानसभा में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया से नहीं जीता है तो इसका मतलब वोट सिर्फ आपको सिंपैथी के मिलते थे, आपका संगठन वहां पे जीरो है, आपका संगठन वहां कोई नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कैडर नहीं है। नंबर 2, आप इस मुगालते में हैं कि जो समाजवादी पार्टी का आपका जो उनका कैडर है वो आपके लिए काम करेगा और आप जीत जाइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जिस समय राहुल गांधी जी वहाँ पे नामांकन भरने गए तो समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहाँ मौजूद नहीं था। साथ में अखिलेश सिंह भी नहीं थे। जैसी उम्मीद की जा रही थी अखिलेश सिंह जी खुद भी आएंगे राहुल गांधी के पर्चा दाखिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं आए और ना कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता आया। ऐसी स्थिति में रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी राहुल गांधी जी समझ रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी वहां से चुनाव हारते हैं तो क्या होगा, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सत्ता के गलियारों में एक चर्चा और बहुत खूब दमदारी से चली, वो कि रॉबर्ट वाड्रा भी इस बार राजनीति में कदम रखेंगे और कांग्रेस के किसी इंपॉर्टेंट सीट से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा जी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने पहले भी चुनाव में आने के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर करी, लेकिन उनको परिवार के लोगों ने बिठा दिया। उन्होंने पहले एक बार मुरादाबाद, जहाँ से वो आते हैं, मुरादाबाद में भी पर्चे लगवाए। उन्होंने कहा भी कि वो मुरादाबाद से लड़ना चाहते हैं। सेम चीज़ उन्होंने इस बार करी। उन्होंने अपने चुनाव के पर्चे रायबरेली में पोस्टर्स, बैनर लगवाए कि इस बार अमेठी से इनको लड़ना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा जी को आना चाहिए। उनकी राजनीति में आने की इच्छा बहुत प्रबल है, लेकिन ऐसा कुछ इक्वेशन ऐसी है कि उनको परिवार ही राजनीति में नहीं आने देना चाहता है। या तो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से कि सीधे सीधे फिर आरोप लगेंगे, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। इससे भी बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार जो सत्ता है, जो उनका भावी प्रधानमंत्री है, वो राहुल गांधी के अलावा किसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो सत्ता के गलियारों में एक और बहुत बात चल रही है वो ये है कि इन दोनों सीटों पे जो कैंडिडेट डिसाइड होने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो इस वजह से लगा कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे परिवार पे, घर के ऊपर, कि उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए। हालांकि जब चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एक ट्वीट करी, एक एक्सपोज डाली कि हम परिवार पे यूनाइटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट मिलना ना मिलना बात की बात है। वो खैर उन्होंने अपनी किसी तरह से अपनी झिझक मिटाने के लिए भी ये बोला। लेकिन अब एक चीज़, रायबरेली बहुत इंपॉर्टेंट सीट बन चुकी है इस नज़रिए से कि अब कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ जाके साउथ के कुछ स्टेट में सिमट जाएगी कि नॉर्थ में भी वो रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।